शिवी रोहन से बात बात पर झगड़ती थी और यही नोक झोंक उन्हें एक दूसरे के बहुत करीब ले आई। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे और शादी करने का फैसला कर लिया। रोहन, आखिर मुझे तुमसे शादी के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या? शादी और तुमसे? पागल हो गई हो क्या? अरे मुझे नहीं करनी शादी तुमसे। क्या? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी। हाँ। पहले प्रॉमिस करो कि तुम शादी के बाद मुझे रोज रोज ऑमलेट बनाकर नहीं खिलाओगी, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। क्योंकि ऑमलेट के अलावा तुम्हें कुछ और बनाना आता ही नहीं है। और भाई देखो, मैं रोज ऑमलेट नहीं खा पाऊंगा। रोहन, तुम तो जानते ही हो ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। माँ बाप होते तो कुछ सीखती ना। सॉरी शिवी, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। अच्छा तो देर किस बात की? चलो पंडित जी के पास, जल्दी से शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। देखो मेरे आगे पीछे भी तो कोई नहीं है। दोनों की शादी तय हो गई और फिर शादी भी हो गई। दोनों की आंखों में भविष्य को लेकर सुनहरे सपने थे। दोनों आने वाले दिनों के ख्वाब सजा रहे थे। अच्छा शिवी, ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ चलना है? रोहन, हनीमून के लिए हम मनाली चलेंगे। तो फिर पक्का कल अपनी पैकिंग कर दो, परसों हम सुबह सुबह निकलेंगे। ओह, सो स्वीट ऑफ यू रोहन। तीसरे दिन वो दोनों सुबह ट्रेन से मनाली के लिए निकल लिए। मनाली पहुंचने के बाद उन्होंने रास्ते से टैक्सी ली, मगर कुछ मिनट बाद ही रास्ते में उनकी गाड़ी पर एक बहुत बड़ा पेड़ गिर पड़ा, जिससे ड्राइवर तो बच गया, लेकिन उन दोनों को गंभीर चोटें आईं। रास्ते में जब उन्हें एक बूढ़े आदमी दयाल ने उन्हें गाड़ी में बेहोश देखा, तो उसने लोगों को उनकी मदद के लिए बुलाया और उनकी मदद से उन्हें अस्पताल ले गया। हे भगवान, लगता है दोनों की नई नई शादी हुई है। कितना बुरा हुआ है इनके साथ। हे प्रभु, इनकी रक्षा करना। शिवी को कुछ देर बाद होश आ गया, लेकिन रोहन को अभी होश नहीं आया था। उसे चोट ज्यादा लगी थी। शिवी रोते हुए बोली, ये क्या हो गया रोहन? हम तो हनीमून के लिए जा रहे थे, फिर ये सब कैसे हुआ? अब आगे क्या होगा? बेटी, क्यों रोती हो? ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जब तक तुम्हारे पति ठीक नहीं हो जाते, तब तक तुम मेरे यहाँ रह सकती हो। लेकिन बाबूजी, इन्हें ठीक होने में तो न जाने कितना समय लगेगा। क्या तुमने मुझे बाबूजी कहा? इस शब्द को सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। अब तुमने मुझे बाबूजी कहा है, तो सब मेरे ऊपर छोड़ दो और मेरे घर चलो। देखो बेटा, गरीब हूं, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं, मगर तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। तभी डॉक्टर ने आकर बताया, देखिए, इनके पैर की हड्डी 3 जगह से टूट चुकी है, जिसे ठीक होने में करीब 6 महीने लग जाएंगे। तब तक इन्हें बिस्तर पर ही रहना होगा। 6 महीने? ये सुनकर तो शिवी के होश उड़ गए, लेकिन रोहन को तकलीफ ना हो इसलिए वह मुस्कुराती हुई बोली, 6 महीने कौन सी बड़ी बात है? 6 महीने तो चुटकियों में गुजर जाएंगे, है ना रोहन? रोहन खामोश था। उसकी आंखों से अपनी बेबसी पर आंसू बह निकले। अब हमें घर चलना चाहिए। शिवी के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। वह चुपचाप दयाल के साथ चली गई। दयाल एक गरीब किसान था। मनाली के पहाड़ों पर थोड़ी बहुत खेती करके उसकी कमाई हो जाती थी, मगर अब उसका शरीर बूढ़ा हो चला था। बूढ़ी हड्डियों में काम करने की ताकत नहीं रही। पत्नी बहुत समय पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी। एक बेटा था जिसने पत्नी के साथ झगड़ा होने पर आत्महत्या कर ली थी। बहू अपने हिस्से की संपत्ति लेकर चली गई थी। दयाल अब 2 कमरे के मकान में अपना बुढ़ापा गुजार रहा था, इसलिए उसने उन दोनों को अपने घर में शरण दे दी और बोला, बच्चों, आज से तुम इस कमरे में रहो। कुछ दिन मुझ बूढ़े का भी मन लगा रहेगा। शिवी ने दयाल की मदद से रोहन को पलंग पर लिटा दिया। शिवी, मुझे भूख लगी है। मेरे पर्स में कुछ पैसे होंगे, उनसे खाने के लिए कुछ मंगा लो। बेटी, तुम रोहन का ख्याल रखो, जब तक मैं तुम्हारे खाने की व्यवस्था करता हूँ। बाबूजी, आप क्यों कष्ट करते हैं? मैं बना लेती हूँ। मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि घर में राशन खत्म है।
फिलहाल घर में अंडे रखे हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बना सकता हूँ? बाबूजी, मुझे तो ऑमलेट बहुत पसंद है। आप रुकिए, मुझे सामान बताइए, मैं बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छी ऑमलेट बनानी आती है। हाँ बाबूजी, शिवी से अच्छा ऑमलेट कोई नहीं बना सकता। दयाल मुस्कुरा दिया और शिवी को रसोई में ले गया। शिवी ने झटपट ऑमलेट बनाई और सबको खाने को दे दी। दयाल ने ऑमलेट खाकर कहा, अरे वाह बेटी वाह, तुम तो बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हो। काश ऐसा ऑमलेट मुझे रोज खाने को मिले। बाबूजी, आपने हमें आश्रय दिया, इसके बदले शिवी आपको कम से कम रोज ऑमलेट बनाकर तो खिला ही सकती है। रात हो चुकी थी। शिवी और रोहन को भविष्य की चिंता सताने लगी। परदेश में रहने के लिए आखिर पैसा कहाँ से आएगा? छत तो मिल गई, लेकिन रोहन, तुम्हारा इलाज और खाने का खर्चा? मैं तो जैसे अपाहिज हो गया हूँ। मैं तो अब 6 महीने बिस्तर से उठ भी नहीं पाऊंगा। फिर शिवी तुम अकेली क्या करोगी? इससे अच्छा तो मैं मर ही गया होता। कम से कम मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी तो खराब नहीं होती। तुम ठीक हो जाओगे रोहन, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। शिवी ने कह तो दिया, लेकिन वह तो खुद बेहद परेशान थी कि अब आगे क्या होगा। कई दिन गुजर गए। दयाल ने उसे परेशान देखा तो पूछा, बेटी, इतनी परेशान क्यों हो? बाबूजी, रहने को तो जगह मिल गई, लेकिन रोहन के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? इतना पैसा तो मेरे पास भी नहीं है बेटी। अरे हाँ, तुम तो इतना अच्छा ऑमलेट बनाती हो, तो तुम ऑमलेट बनाकर क्यों नहीं बेचती? यहाँ पहाड़ों पर आने वाले लोगों की तो ऑमलेट की बहुत डिमांड होती है। दयाल की बात सुनकर शिवी ने ऑमलेट बनाने की ठान ली। रोहन ने मना किया, मगर शिवी ने अपने पर्स से पैसे निकाले और ऑमलेट बनाकर बेचने का काम शुरू कर दिया। पहाड़ों पर शिवी की मसालेदार ऑमलेट खूब बिकने लगी और सबसे अच्छी बात तो ये कि यहाँ ऑमलेट के पैसे बहुत अच्छे मिलते थे। दयाल भी शिवी के काम में उसका हाथ बटा देता था। वह घर के बाहर ऑमलेट भी बनाकर बेचती थी और साथ में रोहन का ख्याल भी रखती थी। शिवी, तुमसे शादी के बाद मैं तुम्हें कुछ पल की खुशियां भी नहीं दे पाया, और तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। तुमने कुछ ही दिनों में यहाँ अपने बनाए हुए ऑमलेट से लोगों का दिल जीत लिया है। तुम मेरे साथ हो, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए रोहन। कुछ दिनों बाद शिवी के ऑमलेट के चर्चे पूरी घाटी में फैल गए। 6 महीने बाद। शिवी देखो, मेरा पैर अब ठीक हो गया है। मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ शिवी। रोहन को कदम बढ़ाते देख शिवी खुशी से चहक गई। वह चिल्लाई, बाबूजी, बाबूजी जल्दी इधर आओ, देखो रोहन अब चल सकते हैं। क्या? ये तो बड़ी खुशी की बात है। भगवान तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे। बाबूजी, ये सब आपके आशीर्वाद का नतीजा है। नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी ऑमलेट वाली पत्नी की मेहनत का नतीजा है। रोहन चलो, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। नहीं, अब तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहो। तुम्हारे जाने से तुम्हारे ऑमलेट वाले ग्राहक तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा? बाबूजी, उनसे कहना कि परदेसी थे, चले गए। अब मैं अपने यहाँ भी ऑमलेट बनाकर बेचूंगी। मैं बूढ़ा फिर से अकेला रह जाऊंगा। ऐसा कहकर दयाल की आंखों में आंसू आ गए। दयाल को इस तरह दुखी छोड़कर वो वापस अपने घर नहीं लौट पाए। बाबूजी, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों का तो वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है। हम यहाँ रहें या वहाँ रहें, क्या फर्क पड़ता है? दयाल ने हंसते हुए कहा। देखा रोहन, तुम्हारी ऑमलेट वाली पत्नी कितनी समझदार है। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। निक्की एक बौनी लड़की थी। उसके माता पिता उसकी शादी के लिए बहुत परेशान थे। तभी उसके लिए जितेश का रिश्ता आया। वह मंगली था। उसे एक पंडित ने बताया कि वह केवल मंगली लड़की से शादी करे। अगर बिना मंगली से शादी की तो वो मर जाएगा। अगर मंगली लड़की ना मिले
तो किसी साधारण लड़की से शादी करके 1 साल बाद छोड़ दे, तब सारा दोष लड़की पर चला जाएगा। इसीलिए उन्हें ये मंगल नाम की बला निक्की के सिर पर डालना ही ठीक लगा। निक्की को खुश रखने का सपना दिखाकर जितेश ने निक्की से शादी कर ली। पहले दिन निक्की की सास क्रांति बोली, बहू, हमारे यहाँ पहले दिन रसोई की रस्म की जाती है। अभी सारे रिश्तेदार यहीं रुके हैं, तुम्हें सबके लिए खाना बनाना होगा। निक्की परेशान हो गई। आखिर वह इतने लोगों का खाना कैसे बनाएगी? ये रसोई, बाप रे, कैसी कैसी चीजें रखी हैं यहाँ, मैं तो इनके नाम भी नहीं जानती। और ये गैस चूल्हा तो इतने ऊपर रखा है, वहां तक तो मेरा हाथ भी नहीं जाएगा। तभी उसकी सास वहां आ गई और बोली, अरे बहू, डर गई क्या? अभी तो ये पहली रस्म है, अभी तो न जाने कितनी रस्में और बाकी हैं। जल्दी जल्दी काम करो, वरना रिश्तेदार भूखे चले जाएंगे और बदनामी होगी सो अलग कि बौनी बहू से रसोई की रस्म भी नहीं हो पाई। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, बस आप मुझे सामान बता दीजिए। रसोई के सारे डिब्बे भरे पड़े हैं, जो मन करे निकाल लेना, लेकिन रसोई के मामले में मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। हाँ। उसने जल्दी से सामान ढूंढा, फ्रिज खोलकर देखा और सोचने लगी, हाँ, ये सही रहेगा। फ्रिज में कई सब्जियां भी हैं और वैसे भी बिरयानी बनाने में मेरा कोई जवाब नहीं है। मेरे पापा को मेरे हाथ की बनी वेज बिरयानी बहुत पसंद थी। कहते थे, जिस घर में भी जाएगी वहाँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहेगा। निक्की ने झटपट सामान तैयार किया, लेकिन अब समस्या यह थी कि वह इतने ऊंचे स्लैब पर बिरयानी बनाएगी कैसे। वह स्टूल उठाकर लाई और स्टूल पर खड़े होकर खाना बनाने लगी। क्रांति ने उसे स्टूल पर खड़े देखा तो वह जोर से हंसने लगी। अरे वाह, तुम तो बंदरिया की तरह छलांग लगाकर ऊपर ही चढ़ गई। तुम्हारे आकार से बड़ा तो ये भगोना है। कैसे करोगी? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इस भगोने में ही ना गिर पड़ो। वैसे बना क्या रही हो? बिरयानी आती भी है या? वह छपाक से नीचे कूद गई और बोली, आती है माँ जी, आप मेहमानों को खिलाइए, जिंदगी भर बिरयानी का स्वाद नहीं भूल पाएंगे। रिश्तेदार उंगलियां चाटते रह गए और बौनी बहू की पहली रसोई की खूब तारीफ करी। जितेश, आपको मेरे हाथ की बिरयानी कैसी लगी? ठीक थी। सिर्फ ठीक? अरे अब तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी खूब तारीफ करूं और तुम्हें गोद में उठाकर नाचूं कि मेरी बीवी ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है? मैंने ऐसा कब कहा? वैसे तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ दिया नहीं। चलो ठीक है, खाना ठीक बना लेती हो, इतना ही काफी है। मेरी माँ के पास मुझे देने के लिए हुनर, संस्कार और शिक्षा के अलावा कुछ नहीं था। तभी वहां क्रांति आ गई। निक्की की बात सुनकर वह बोली, हाँ हाँ ठीक है, अब क्या चाहती हो कि तुम्हारे हुनर और संस्कारों के पोस्टर छपवाकर शहर में बंटवा दें? निक्की समझ नहीं पाई कि आज उसका ससुराल में दूसरा ही दिन है और जितेश और उसकी माँ उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। 1 सप्ताह बाद जितेश ने पूछा, निक्की, ये क्या है? देखो पंखे पर कितनी धूल जमी है। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि घर में किस तरह साफ सफाई रखनी चाहिए। जितेश, मेरा कद इतना छोटा है, भला पंखे तक मेरा हाथ कैसे जाएगा? बौनी कहीं की। निक्की रोने लगी। अब तक तो दुनिया उसे बौनी होने के ताने देती आई थी, लेकिन आज उसके पति ने जो ताना दिया वह उसके सब्र के बांध को तोड़ गया। उसके रोने की आवाज सुनकर क्रांति आ गई और बोली, एक मैं हूं जो अपना दर्द किसी को नहीं दिखा सकती। मेरा सोने से बेटा इस बौनी के संग बंध गया। हे भगवान, मेरी कैसी मति मारी गई थी जो इस बौनी को बहू बना कर ले आई। माँ जी, आपने मेरा रिश्ता मांगा था, मेरे माँ बाप नहीं आए थे आपके यहाँ रिश्ता लेकर। बौनी तो है ही, ऊपर से जबान भी चलाती है। निक्की चुपचाप चली गई। रात हो गई। जितेश सो चुका था। कुछ समय बाद निक्की को भी नींद आ गई। रात में 2 बजे उसकी आंख खुली तो उसे किसी के बतियाने की आवाज आई। उसने देखा जितेश कमरे में नहीं है। वह चुपके से बाहर निकली तो क्रांति के कमरे से आवाज आई, माँ, मैं इस बौनी को और नहीं झेल सकता। बेटा,
तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष है। बस 1 साल की बात और है, फिर ये मंगल दोष इस बौनी बहू पर आ जाएगा। उसके बाद इसे घर से बाहर कर देंगे। फिर तुम और सिम्मी शादी करके आराम से रहना। हाँ हाँ माँ, जब जब इसकी शक्ल देखता हूं ना, बड़ा गुस्सा आता है इस पर। कब 1 साल बीतेगा और कब ये मेरी जिंदगी से दूर होगी। माँ, और ये नहीं गई तो? नहीं जाएगी तो धक्के मारकर निकाल देंगे। निक्की सोचने लगी। इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मेरा इस्तेमाल किया, वो भी इसलिए कि जितेश का मंगल दोष हट जाए और वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ले। मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं इनके धक्के खाकर बाहर निकलूं, इससे अच्छा तो मैं खुद ही इस घर से चली जाती हूँ। ये सुनते ही निक्की रात में ही घर से निकल गई। रात में सड़कें सुनसान थी, लेकिन अभी कुछ ढाबे थे जो खुले हुए थे। निक्की ने एक ढाबे में जाकर पूछा, क्या मैं आपके ढाबे में कोई काम कर सकती हूँ? अरे, इतनी रात गए तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? निक्की ने उन्हें सारी बात बताई। मालिक को उस पर दया आ गई और उसने वहीं ठहरने के लिए कहा। निक्की अब वहीं रहकर काम करने लगी। 1 साल बीत गया। निक्की ने सोचा, इस ढाबे पर सब लोग मेरा बनाया खाना इतना पसंद करते हैं, तो क्यों ना मैं अपना ही काम शुरू कर दूं? निक्की ने अपना काम अलग शुरू किया और नाम दिया बौनी बहू की रसोई। उसे यहाँ बहुत से ग्राहक जानने लगे थे, इसलिए उसकी रसोई का काम अच्छा चल निकला। और एक दिन वहाँ एक भिखारी आया। निक्की को लगा जैसे वह जाना पहचाना सा है। चेहरे पर घनी दाढ़ी, मैले कपड़े। भिखारी उसे देखते ही बोला, निक्की, तुम मुझे पहचाना? मैं जितेश। तुम मेरी जिंदगी से क्या गई? मैं तो बर्बाद ही हो गया। ये आपकी हालत भिखारियों से कैसी हो गई जितेश? आप तो ऐसे ना थे। आओ यहाँ बैठकर बताओ, क्या हुआ आपके साथ? निक्की, तुम जानती हो कि मैंने तुमसे शादी अपना मंगल दोष। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। उस रात मैंने सब कुछ सुन लिया था और इसीलिए मैंने उसी रात घर छोड़ दिया था। मुझे माफ कर दो निक्की। तुम्हारे दिल की बद्दुआ ने मुझे अच्छे और बुरे कर्म का फर्क समझा दिया है। तुम्हारे जाने के कुछ दिनों बाद मैंने सिम्मी से शादी कर दी, लेकिन वो तो दौलत की भूखी निकली। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया और वो हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली गई। मैं और माँ सड़क पर आ गए। माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और मर गई। आज भीख मांगकर पेट भर रहा हूं अपना। तुम्हें बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिली। आज बौनी बहू की रसोई का नाम सुना तो एक आस लिए आ गया कि शायद तुम यहीं मिल जाओ। मैं तुमसे मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता था। मुझे माफ कर दो निक्की, मुझे माफ कर दो। जितेश, सोचा था कि दोबारा कभी आपकी शक्ल नहीं देखूंगी, लेकिन आप मेरे पति हैं। ऐसी हालत में आपको कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? चलो पहले खाना खा लो। उसके बाद जितेश निक्की के साथ रहने लगा और उसकी रसोई में मदद करने लगा। जितेश ने खुश होते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, देखा माँ, आपकी बौनी बहू की रसोई कितनी अच्छी चल रही है, लेकिन हम इसके गुणों की कभी कदर ही नहीं कर पाए। अब आप दिल छोटा मत कीजिए। माँ को खोकर आपने अपने कर्मों की सजा पा ली है। माँ हमें एक साथ देखकर खुश हो रही होंगी और अपनी बौनी की रसोई को आशीर्वाद दे रही होंगी।